Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आज हम बातें करेंगे हीट के तीसरे लेक्चर के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को और लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन के बारे में, मतलब एक्सपेंशन के बारे में हम बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि किसी एक दो चैप्टर पे नहीं, हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फिजिक्स ख़त्म होने के कगार पे, इसके बाद केमिस्ट्री के वीडियोज़ आएंगे, फिर बायोलॉजी के वीडियोज़ आएंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम इन सभी सिलेबस को ख़त्म, मैं आपको इस सभी सिलेबस को ख़त्म करवा दूंगा, जिससे कि आप 2-4 बार रिवीजन भी कर पाओ और अपने एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम बातें करेंगे आज यहाँ पर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम बातें करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो उसकी लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, कुछ चेंजेस आते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन में मेनली 3 पार्ट्स है, हम उनमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर एरियल एक्सपेंशन भी इसे बोला जाता है। एरियल एक्सपेंशन के बारे में हम बातें करेंगे, एरियल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में बातें करेंगे। तो इन तीनों पे बात करते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, पहले आप ये समझिए। फर्स्ट नंबर इज लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है ये लीनियर एक्सपेंशन? देखो, मान लीजिए कि जो टेम्परेचर, जो कोई एक लेंथ है, लेंथ ऑफ ए वायर है, लेंथ एक वायर है जिसकी लंबाई है L। जब ये टेम्परेचर इसका था T डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना था? T डिग्री सेल्सियस था। तब जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी? मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब इसकी लंबाई थी कितनी? L, ठीक है। अब या मैं इसको L0 मान लेता हूँ। अब मैंने इस पर क्या किया? अब मैंने इस पर टेम्परेचर दिया, हीट किया इसको। अब जो है इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई। तो पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी? वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L0। अब इतना वो चेंज आ गया है L में, या मैं बोलता हूँ इतना वो, अब जो है वो लंबाई, मैं इसको L बोल देता हूँ, और ये जो है हमारा, और ये क्या है? तो इतना सा हमारा चेंज आया, चेंज इन L आया। और इसकी जो टेम्परेचर है वो हो चुकी है, मान लेता हूँ T' डिग्री सेल्सियस। तो जो चेंज इन L है, जो हमारा चेंज इन L है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उन बातों पर हम बात करेंगे। तो सॉलिड मटेरियल का जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि चेंज इन टेम्परेचर का, कि आपने कितना टेम्परेचर में चेंज लाया। आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हो कि 20 डिग्री बढ़ा रहे हो कि 30 डिग्री बढ़ा रहे हो, जितना आप टेम्परेचर में चेंज लाओगे उतना ही लेंथ में चेंज आएगा। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोग उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जो चेंज इन लेंथ है वो तो एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे, और दूसरा डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे। और चेंज इन लेंथ इस पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियली लेंथ कितना था। तो इनिशियली जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है चेंज इन लेंथ, क्योंकि चेंज इन लेंथ कोई अकेला एक प्रॉपर्टी नहीं, वो पूरे पर डिपेंड करता है। चेंज इन टेम्परेचर पे, चेंज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे, और इनिशियल लेंथ पे। अब अगर मैं बोलूँ कि जो पूरा हमारा लेंथ है दैट इज़ L, वो क्या है? ये जो पूरा L है, ये वाला, वो पूरा L क्या है? वो हमारा ये L0 और चेंज इन L को अगर आप दोनों को मिला दो, कंबाइन कर दो, तो हमारा टोटल L है। तो L0 प्लस चेंज इन L को आप पूरा L बोल सकते हो, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन हुआ।
अब मैं क्या करता हूँ, जो ये एल नॉट इसको ऐसे रहने देता हूँ और चेंज इन एल को मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हो कि इन तीनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ चेंज एल की जगह। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा, चेंज इन एल को लिख दूंगा एल नॉट अल्फ़ा डेल टी। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, तो मैं यहाँ से एल नॉट कॉमन ले लूँगा। तो मैंने एल नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एल नॉट क्या हो गया, एल नॉट क्या हो गया, 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हमारा जो एल का फॉर्मूला है वो क्या है, एल नॉट इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। मैं गलती से प्लस को यहाँ दे दिया, जो कि यहाँ होगा एल नॉट इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो चुका है। इसी तरह से अगर हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे भी बातें करें तो वो क्या होगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे भी बातें करते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको अब सुपरफिशियल या फिर उसी को हम नाम देते हैं क्या, एरियल एक्सपेंशन। तो चलिए आप अब मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक क्यूब था जिसका एरिया अभी मैं मानता हूँ कि इस क्यूब का जो एरिया है वो है ए नॉट, इनिशियल एरिया है। इसको हमने दिया हीट, इसको हमने क्या दिया, इसको हमने हीट किया, तो इसका जो एरिया है वो चेंज होके बन गया, टोटल एरिया बन गया ए। अब ये तो था इनिशियल एरिया ए नॉट, और इतना आया चेंज इन एरिया, और इतना क्या आया हमारा, चेंज इन एरिया। तो ये इनिशियल एरिया और इतना आया हमारा चेंज इन एरिया। तो अब अगर मैं बातें करूँ तो फिर से वही डेरिवेशन कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर बातें करूँ तो फिर से वही डेरिवेशन करना है आपको कि चेंज इन एरिया जो है वो डिपेंड करेगा तीन बातों पे। एक कि चेंज इन टेम्परेचर पे, आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं। तो बीटा को क्या नाम दूंगा मैं, बीटा को मैं नाम दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन में नाम दूंगा। तो बीटा को मैं नाम दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और चेंज इन एरिया एक और बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियली जो एरिया था वो कितना था, इस पर डिपेंड करेगा। अब मैं तीनों को कंबाइन कर दूँ, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन एरिया हमारा हो जाएगा बीटा डेल्टा बी नॉट या ए नॉट बीटा डेल्टा टी हमारा हो जाएगा चेंज इन एरिया। अब अगर मैं डेरिवेशन को और आगे बढ़ाऊँ और मैं बोलूँ कि एरिया टोटल कितना है, तो आप बोलोगे ए नॉट प्लस चेंज इन एरिया, जो कि ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला को आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ऐड करना होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ से ए नॉट को तो वैसे ही छोड़ दूँगा और चेंज इन एरिया की जगह ये फॉर्मूला बैठा दूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। अब यहाँ से और यहाँ से ए नॉट को कॉमन ले लूँगा, तो ए नॉट आ गया कॉमन, यहाँ बच गया 1, कुछ नहीं तो 1 बच गया यहाँ पर, प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं बात करूँ आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इससे पहले हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं आपसे बातें करूँ कि लीनियर एक्सपेंशन का एक दो फेनोमेना बताइए, तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स, उसमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में तार की लंबाई बढ़ जाती है तो ये झूल जाता है, और सर्दी के दिनों में ये बिल्कुल इस तरह से सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। अगर आपने गर्मी के दिनों में कंस्ट्रक्शन करा और वायर को झूलने का मौका नहीं दिया, आपने अगर टाइटली इसको बांध दिया है, तो गर्मी को जब ठंडी के दिन आएगी तो लीनियर एक्सपेंशन का पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो इसको दोनों को बैंड कर देगा, और इस पोल को बैंड करके वो ऐसा बना देगा, पोल को बैंड करके वो ऐसा बना देगा। तो यहाँ पर एक काम हो सकता है। दूसरा, हम इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कहाँ पर, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि रेल के पटरियों में गैप रखा जाता है। अगर आप गैप नहीं रखोगे तो रेल की पटरियाँ क्या होगी, टेढ़ी हो जाएंगी। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो मान लीजिए कि ये एक रेल का पटरी है, दूसरे पेन से बनाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो इसमें। ये एक रेल की पटरी है, ये दूसरी रेल की पटरी है, तो इसमें हमने गैप रखा। तो ये मान लीजिए विंटर का टाइम है, जब टेम्परेचर कम है, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये दोनों आपस में टच हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, टच हो गए। जब टेम्परेचर बढ़ा तो आपस में टच हो गए, एक्सपैंड हो गए, दोनों मिल गए। अगर आप इसको कोई गैप नहीं रखते इसमें और टेम्परेचर कम होता तो ठीक था, जैसे टेम्परेचर बढ़ता और आप गैप नहीं रखते तो ये ऐसा नहीं रहता, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता, टेढ़ा हो जाता, क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगा ही। तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे, हमने एरियल एक्सपेंशन के बारे में बात कर लिया, लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात किया। दूसरा हम क्या हमने किस बारे में बात करा, हमने बात करा एरियल एक्सपेंशन के बारे में, हमने बात करा एरियल एक्सपेंशन के बारे में हमने बात करा।
अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में। चलिए बात करते हैं तीसरा और आखिरी, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो क्या बातें करेंगे इसके बारे में, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में देखिए क्या बोलता हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले कोई क्यूब था, मैं इस पेन से इसको बनाता हूँ। यहाँ मानिए कि एक क्यूब था और इस क्यूब की जो इनिशियली इस क्यूब की जो वॉल्यूम थी, मैं मानता हूँ वॉल्यूम V0 था, इनिशियल वॉल्यूम। इसको हमने हीट दिया, इसको हमने हीट दिया और वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम क्या हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है और बढ़ के वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम बढ़ के हो चुका है V0 तो पहला था और चेंज इन V आ चुका है, टोटल V हो चुका है। तो हम क्या जानते हैं कि जो चेंज इन V होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पे, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। और चेंज इन V डिपेंड करेगा गामा पे। तो पहले था लीनियर में अल्फ़ा, सुपरफिशियल या फिर एरियल में बीटा, और जो वॉल्यूमेट्रिक उसमें होगा गामा। तो जो गामा होता है उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसे हम बोलते हैं। अब वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम के ऊपर भी। अब मैं तीनों को अगर मिला दूं तो क्या हो जाएगा, इजिकल टू V0 गामा डेल्टा टी। अब यहाँ से आप इस फॉर्मूला को यूज़ करो कि जो V है हमारा वो है V0 प्लस चेंज इन V। यहाँ से चेंज इन V का फॉर्मूला को पुट करो तो आप पाओगे V0 गामा डेल्टा टी। V0 आ जाएगा कॉमन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ बचा गामा डेल्टा टी। तो ये हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को भी समझ लिया कि किस तरह से वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो हमने काफ़ी चीज़ों को समझा, यहाँ से हमने लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को भी समझा। अब हम लोग बातें करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बारे में, जो कि ऊपर में दिया गया है। और लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो आज हम बातें करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बारे में। चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, स्टेट एंड प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे हम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे जहाँ पर एंट्रोपी को पढ़ाया जाएगा, हीट इंजन, थर्मल पंप के बारे में बातें करी जाएगी, कार्नोट इंजन और हीट इंजन के बारे में भी बातें करी जाएगी। चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ और बातों को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लर्निंग में देखिए कि एक आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस को आप समझिए। तो क्या होता है आइडियल गैस, देखिए स्टूडेंट विल नो हाउ टू अप्लाई द आइडियल गैस लॉ एंड द थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल सो दैट वी कैन रिलेट द प्रेशर वॉल्यूम गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। हम क्या करेंगे, प्रेशर को, वॉल्यूम को, इनको रिलेट करेंगे आइसोथर्मल और एक्सपेंशन और कंप्रेशन के टाइम में। ठीक है, रिलेट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग द कूलिंग और द वॉल्यूम ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। कैलकुलेट द वर्क परफॉर्मेंस बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और द कंप्रेशन ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर रख करके अगर आप गैस के वर्क परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना चाहो तो ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए बातों को मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ समझेंगे हम लोग कि कैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, स्टेट एंड प्रोसेस को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट और प्रोसेस। सबसे पहले आता है कन्वर्जन लॉ। ये हमारे काम का वैसे नहीं है, आगे चलते हम लोग डायरेक्ट यहाँ चलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट एंड प्रोसेस के बारे में हम बातें करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स डील विद द ट्रांसफर और द एक्शन ऑफ डायनेमिक ऑफ हीट। तो हीट के डायनेमिक्स को, हीट के एक्शन के बारे में हम बातें करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। द स्टडी ग्रो आउट द एफर्ट ऑफ डेवलप द इंजन दैट कुड बी कन्वर्ट हीट टू मैकेनिकल वर्क। हम क्या करेंगे, या हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम ऐसे इंजन को डेवलप करते हैं जो हीट को लेकर के वर्क को देती है। जैसे कि आप बाइक के इंजन को कंसिडर कर लो, उसमें आप क्या देते हो, पेट्रोल देते हो। पेट्रोल एयर का एक कंबसन होता है, ब्लास्ट होता है, उससे हीट जनरेट होती है और उससे हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, इंजन घूमने लगता है और उससे गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाती है। तो हीट को लेकर के हमने वर्क में चेंज किया, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम इज डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज बाय बाउंड्री और द सरफेस। जिस क्वांटिटी की आप बातें कर रहे हो वो क्वांटिटी अगर किसी एक बाउंड्री, एक सरफेस से इनक्लोज है तो अंदर वाले को हम कहेंगे सिस्टम।
तो अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिस्टम। और इसको छोड़ के इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, इसको छोड़ के इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें उसको कहेंगे सराउंडिंग। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सराउंडिंग कहेंगे। तो अंदर वाले को सिस्टम कहेंगे, बाहर वाले को सराउंडिंग कहेंगे। ए रियल बाउंड्री सच दैट गैस कंटेन इन ए पिस्टन सिलेंडर एंड ए इंजन। ठीक है, ये एक रियल बाउंड्री के बारे में बात किया जाए। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री भी दो टाइप का हो सकता है, एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है? सच ए क्यूब मीटर ऑफ ए एयर इन दिस रूम। तो आप एक एयर का क्यूब मीटर पकड़ लो एक रूम के अंदर, तो वो क्या है, एक इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है। सराउंडिंग क्या होता है? तो मैंने क्या बोला कि एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो एक बात आप याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के हम नाम देते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला करके हम यूनिवर्स कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। ठीक है, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नो हीट इज ट्रांसफर इनटू और द आउटर सिस्टम। एक सिस्टम है जहाँ से ना कि हीट बाहर जा पाएगा और ना कि हीट इसके अंदर आ पाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकली इंसुलेटेड सिस्टम या फिर थर्मोडायनेमिकली आइसोलेटेड सिस्टम। हीट रिजर्वियर क्या होता है? ए सिस्टम विथ अनलिमिटेड हीट कैपेसिटी सो दैट द कंडीशन और रिमूवल ऑफ हीट कॉज नो चेंज इन टेम्परेचर। एक सिस्टम है जिसके पास इतना ज़्यादा हीट है कि आप वहाँ से कितना भी हीट निकाल लो, कितना भी हीट उसमें डाल दो या कितना भी कुछ कर लो, उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लो आप सन के बारे में बात कर लो, उसको क्या कहेंगे? हीट रिजर्वियर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन। जैसे हो गया एक आइडियल गैस लॉ है जिसको हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी समझते हैं, जहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री मुझे आपको पढ़ाना है, आपको यहाँ पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पर एनआरटी में आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम और एन है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ए चेंज इन स्टेट और द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम। जो चेंज इन स्टेट उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेस कह सकते हैं। एक होता है, हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको दोबारा लौट के हम लोग दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वन विद नॉन द पाथ थ्रू द इक्विलिब्रियम स्टेट, यूजुअली पाथ कैन बी रिट्रैक्ट्स, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वो दोबारा ला सकते हैं। और नॉन इरिवर्सिबल में क्या होता है? उस पाथ को हम लोग दोबारा नहीं ला सकते, यूजुअली ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, आगे चलते चलिए। यहाँ देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बातें करी गई है। इट इज़ अ प्रोसेस गोज क्विकली फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल सिंस डू नॉट नो द पाथ। मतलब क्या, एक सिस्टम वन है, दूसरा सिस्टम टू है, आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, ये बहुत क्विकली चला जाएगा। क्योंकि ये पाथ इसको नहीं पता कि ये कैसे यहाँ तक आया, तो ये वापस नहीं जा पाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इफ़ द गैस इज टेकन आउट थ्रू मेनी क्लोज पैक्ड स्टेट एज इन गोइंग फ्रॉम 3 to 4, आप मान लो यहाँ पर कि 3 से 4 में कोई गैस अपना जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है क्योंकि आप इसको हीट दोगे तो फिर से ये यहाँ पर भी आ सकता है, द लीस्ट इन प्रिंसिपल। ठीक है, रिवर्सिबल मीन एग्जैक्टली रिट्रेसेबल, जिसको एग्जैक्टली आप फिर से वहाँ ला सको, उसको हम लोग रिवर्सिबल का नाम देते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। चलिए, इससे पहले मैं ज़रा देख लूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ, जो क्वेश्चन उतना काम का तो है नहीं। जहाँ पर भी काम के क्वेश्चन होंगे मैं आपको उससे भी चीज़ें ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके बातें करते हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में अब हम बात करेंगे किसके बारे में? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ पर हम बातें करने जा रहे हैं। डिस्क्लेमर दिया गया है, द कन्वेंशंस वी आर यूजिंग फॉर वर्क नॉट द सेम एज द टेक्स्ट बुक यूज़। मतलब हम जो अभी कन्वेंशन को यूज़ करेंगे वर्क के लिए, वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे। दे आर कन्वेंशन अलाइन विद द, ये अलग अलग एग्जाम के लिए है, हटाओ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बातें करेंगे तो क्या बोला गया? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टू द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो एनर्जी के कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहा जाता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है Q हीट प्लस वर्क। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहाँ पर कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो इक्वल होता है हीट प्लस वर्क के इक्वल होता है। जहाँ पर Q हमें बताता है हीट को, चेंज डेल्टा U बताता है हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी को,
और W हमें बताता है वर्क को। यहाँ पर आप देखिए कि हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। द सिस्टम ऑफ गैस, लिक्विड एक्सेट्रा एनालाइज प्लस Q लेंगे, मतलब हीट को ऐड किया जा रहा है, मतलब ये एक सिस्टम है, आपने अगर इसमें हीट ऐड करा तो आपको प्लस Q लेना होगा। अगर आपने हीट रिमूव किया सिस्टम से, अगर आपने हीट को रिमूव किया सिस्टम से, आपको माइनस Q लेना है। प्लस W मीन वर्क ऑन द सिस्टम, अगर आपने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, अगर आपने सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो आपको प्लस W लेना है। और आपने सिस्टम से वर्क को रिमूव किया, सिस्टम से वर्क को निकाला या सिस्टम से वर्क करवाया तो उसको आप माइनस लेना है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला को साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करना है, हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ से कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या था प्लस क्या था माइनस, क्यों मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ए गैस कैप इन ए सिलेंडर दैट कैन बी कंप्रेस्ड बाय द पुशिंग डाउन द पिस्टन। मान लीजिए कि एक गैस है एक सिलेंडर में, सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है, और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसके पास एक पिस्टन लगाया गया है, एक पिस्टन लगाया गया है इस तरह से क्या लगाया गया, पिस्टन। आप जब पिस्टन को पुश करोगे नीचे की ओर, मान लो पिस्टन यहाँ आ गया तो गैस क्या हो गया, गैस कंप्रेस हो गया, गैस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है। यू ऐड 2500 जूल ऑफ हीट टू द सिस्टम, आपने क्या किया, हीट को ऐड किया सिस्टम में। तो जब भी हीट को सिस्टम में ऐड कर रहे हो तो आपको प्लस लेना होगा, क्योंकि ऊपर के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो हमने ले लिया 2500 जूल को ले लिया। एंड इफ़ यू पुश द पिस्टन 1 मीटर डाउन, तो हमने क्या किया, मीटर कितना डाउन कर दिया, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट कर दिया वो कर दिया 1 मीटर का, और कांस्टेंट फोर्स लगा दिया हमने, कितना का फोर्स लगा दिया हमने, 1800 न्यूटन का। व्हाट इज़ द चेंज इन गैस इंटरनल एनर्जी, तो हमसे पूछा गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब आप जानते हो, आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी चीज़ों को जानते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है Q प्लस W। चूँकि हमारे पास Q दे रखा है 2500, W नहीं है तो पहले हम W को निकालना चाहेंगे। तो W क्या होगा हमारा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा कितना है, तो फोर्स है हमारा 1800 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1, तो हमारा वर्क कितना आ गया, 1800 जूल वर्क आ चुका है। चूँकि हमारा वर्क आ चुका है 800 जूल और हमारे पास Q ऑलरेडी था 2500, तो अब हम आसानी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा Q प्लस W। क्योंकि दोनों को हमें पॉजिटिव लेना है साइन कन्वेंशन का अकॉर्डिंग, तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2500 और यहाँ लिखेंगे 1800, और दोनों को कैलकुलेट करोगे आप तो ये हो जाएगा 00, ये होगा 43 सॉरी 34 हो जाएगा, ये 3400 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आई वो हमें कितनी मिली, 3400 जूल के बराबर मिली। तो ये रहा सॉल्यूशन। मैंने आपको सॉल्यूशन को डायग्राम बना के चीज़ों को क्लियर करवाते हुए मैं आपको लेके चला हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब मैं यहाँ पर आपके लिए इस सॉल्यूशन को पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन लिखा गया है कि हीट जो है वो 2500 जूल है, वर्क डन ऑन द सिस्टम टू कंप्रेस, और W जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, और Q भी उसके ऊपर हीट दिया जा रहा है तो पॉजिटिव लिया हमने। अब वर्क तो हमारे पास डायरेक्टली है नहीं, वर्क को हमें फॉर्मूला से निकालना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या दिया गया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहो, क्योंकि दोनों यहाँ पर एक है। तो हमने यहाँ पुट किया 1800 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और हमारा 1800 जूल का वर्क हमें मिल गया। अब आप यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, जहाँ पर Q की वैल्यू है 2500 जूल और W का वैल्यू है 1800 जूल। दोनों का आप कैलकुलेट करोगे तो 583 कैरी 1 सॉरी 8 5 13 कैरी 1 हाथ में बचा 1, चलिए 1 और 2 3 और 1 4, तो 4300 जूल हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ चुका है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर फैलाइए। चलिए मैं आगे बातें करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और भी डिटेल में बातें करी जाए कि क्या बोला गया है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यू नीड टू नो दैट आइसोबारिक क्या होता है। आइसोबारिक में क्या होता है, आइसो मतलब कांस्टेंट होगा, बारिक बार इज़ द टेम्परेचर सॉरी बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब इस कहानी में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। तो आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द वर्क डन बाय करो सिस्टम के ऊपर या सिस्टम से करवाओ
गिवन बाय, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है -P डेल्टा V। आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, बस आप सिर्फ आइसोबारिक कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला याद रखिए, -P डेल्टा V। अब डेल्टा V चेंज इन V है, तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि वॉल्यूम फाइनल हो गया ये, वॉल्यूम इनिशियल हो गया ये, इसको मैं V2 मानता हूँ, इसको V1 मानता हूँ। तो जो वर्क है वो क्या है, -P जो प्रेशर है इनटू डेल्टा V, दैट इज़ V1 माइनस V2। तो ये आइसोबारिक कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला हमारा बनता है। चलिए आगे बताया जाए, इन आइसोबारिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज एज द वॉल्यूम इंक्रीज। तो जैसे जैसे वॉल्यूम, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आइसोबारिक कंडीशन में वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम है, तो देखिए जब टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम यहाँ पर था, कम था। जैसे टेम्परेचर T2 किया गया और T2 बड़ा है टेम्परेचर T1 से, तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम यहाँ आ चुका है। तो मतलब आप जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ये है आइसोबारिक का ग्राफ। ये क्या है, आइसोबारिक का ग्राफ। तो आप यहाँ चाहो तो एक आइसोबारिक का ग्राफ भी यहाँ प्लॉट कर सकते हो। आपने इधर रखा प्रेशर को, इधर रखा वॉल्यूम को, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ये होगा आइसोबारिक का ग्राफ। तो ये जो है ये प्रेशर का ग्राफ है, ये जो है ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ये दोनों क्या है, ये लोग दोनों ही टेम्परेचर ग्राफ है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों टेम्परेचर में से एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि बताइए T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। द V वर्सेस T इज़ कॉन्स्टेंट, तो V वर्सेस T कॉन्स्टेंट होगा एज द वॉल्यूम इंक्रीज सो द मस्ट ऑफ द टेम्परेचर। चलिए चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आइसोबारिक को देखा, अब हम बात करेंगे आइसोकोरिक के बारे में। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक मतलब देखिए, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम जो वो कांस्टेंट होगा। तो वो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप मानिए कि वॉल्यूम अगर चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला था Q प्लस में W, ठीक है। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट होता है तो उसका चेंज जीरो होता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज जीरो तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि वर्क क्या था, वर्क क्या था, P डेल्टा V। तो अगर ये ज़ीरो तो इसको भी ज़ीरो ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है और वर्क ज़ीरो होता है। और हम क्या जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है Q प्लस में W। अब W ज़ीरो हो चुका है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, Q के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। और यही बातें यहाँ पर लिखी हुई भी है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं आइसोकोरिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है और वर्क भी ज़ीरो। यदि चूँकि वर्क ज़ीरो है तो Q जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। मैंने आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर फिर इसको भी ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है। मैं इस पार्ट से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, वरना ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा और काफ़ी लंबे लेक्चर्स हो जाने से आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और उस वीडियो में मैं हीट को पूरे तरह से कंप्लीट कर दूँगा और 4-5 क्लास में मैं पूरे के पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और आप मेक श्योर कीजिए कि आपका 100 मार्क्स में फिजिक्स में 100 मार्क्स ही आए और आप अपने NDA ड्रीम जॉब को जल्दी से जल्दी क्रैक करके एंटर कर जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.